नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर आपको बताएंगे कि प्रदेश में किस तरीके की सियासत की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह के उठापटक और किस तरह की तैयारियों का दौर है। लेकिन उससे भी अहम बात यह कि आज सियासी गलियारे में हरियाणा के साथ साथ पंजाब की सियासत की भी कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले बात होगी एसवाईएल की। जी हां, एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर। एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है और यह बेहद अहम बैठक होने वाली है। हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से चले आ रहे एसवाईएल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में फैसला दिया था। हालांकि अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की दलील है कि वो फालतू या कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो दोनों राज्यों को आपस में बैठाकर सर्वसम्मति बना ले और जो भी फैसला हो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इससे पहले साफ कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बातचीत करने के लिए कहा है और हरियाणा सरकार इसके लिए तैयार भी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हरियाणा अपने हक में आए फैसले और अपने हिस्से के पानी से कम पर मान जाएगा। उस विषय में चूंकि दोनों राज्य सरकारें हैं और साथ में केंद्र सरकार है, अब दोनों राज्य सरकारें आपस में अपने आप बैठ जाएं। कोई विवाद तो दोनों सरकारों में है। अगर इतना विवाद आसान होता सुलझना तो आज से कभी सुलझ गया होता। तो हमारी अपेक्षा यही है कि केंद्र सरकार के ओर से हमको बैठाया जाएगा, उनको कोई तिथि दे के बुला लेंगे और हम बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसमें करने लायक कुछ नहीं है। एसवाईएल का पानी चाहिए, जो एसवाईएल की निर्णय हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करना है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने करवाना है, पंजाब सरकार ने करना, क्योंकि हमको तो एसवाईएल का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो। आपको बता दें कि ये मसला केवल 2 राज्यों या 2 सरकारों के बीच के विरोध या मतभेदों का ही नतीजा नहीं है। दोनों ही राज्यों के सभी दल इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में अपने ही दलों से मतभेद रखते हैं। आपको बता दें कि नहर का निर्माण शुरू करने और हरियाणा को पानी दिए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब में तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार फैसले के विरोध में रही और रिपेरियन सिद्धांत का हवाला दिया। हालांकि तत्कालीन अकाली और बीजेपी सरकार का ये रुख कोर्ट की अवमानना का प्रत्यक्ष उदाहरण था। दरअसल दोनों ही राज्यों में चुनावी परिप्रेक्ष्य में एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए हरियाणा बीजेपी हो या कांग्रेस, पंजाब में अपनी ही पार्टियों के रुख से अलग नजर आती हैं। अब ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों राज्यों की बैठक और इस टेबल डिप्लोमेसी से क्या एसवाईएल मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा बीजेपी की नई टीम लगभग तैयार हो चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते में बीजेपी जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिला प्रधानों की घोषणा के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ओम प्रकाश धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। बीजेपी जिला अध्यक्षों का ऐलान जल्द। खत्म रायशुमारी, किसे मिलेगी जिम्मेदारी। इसी हफ्ते जिला अध्यक्षों की घोषणा संभव। 23 जुलाई को ताजपोशी के बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार दिल्ली से लेकर हरियाणा के दौरे पर रहे। कभी किसी जिले में तो कभी किसी जिले में न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की बल्कि उनकी नब्ज भी टटोली।
और मेहनतकश लोगों की लिस्ट भी तैयार करते गए, क्योंकि अब बीजेपी की नई टीम तैयार होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते में बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है, यानी अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि राजनीति के अनुभव नेता ओपी धनखड़ की नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी का दौर करीब 1 महीने तक चला। बीजेपी ने नामों के पैनल को दिया अंतिम रूप। नामों का पैनल तैयार, घोषणा का इंतजार। जिला प्रधान की दौड़ में हर जिले से 2-3 नेता। महीने भर चले रायशुमारी के दौर में पार्टी की सबसे छोटी इकाई मंडल स्तर पर भी धनखड़ ने चर्चा की, विचार विमर्श भी किया और सबसे राय लेने के बाद अब जानकारी के मुताबिक जिला अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल तैयार हो चुका है, यानी पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब बस घोषणा का इंतजार है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जिला प्रधान की दौड़ में हर जिले से 2 या 3 नेता हैं, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी अवगत करा दिया गया है। किसके सिर होगा जिला प्रधान का सेहरा, किसकी जाएगी कुर्सी, किसको मिलेगा मौका। युवाओं और महिलाओं को भी जिम्मेदारी संभव। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद धनखड़ ने सबसे पहले मंडल यानी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बातचीत का दौर शुरू किया। 3 चरणों में 240 मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद किया गया। कुछ मंडल अध्यक्ष बनने अभी बाकी हैं, जिनकी नियुक्ति जिला अध्यक्ष करेंगे। चूंकि फिलहाल फोकस नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा पर है। धनखड़ को कमान मिलने से पहले कुछ जिला अध्यक्ष तय कर लिए गए थे, लेकिन अब धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर से प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय टीम खड़ा करने का प्लान बना है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धनखड़ की टीम में युवाओं और जनता के बीच सक्रिय नेताओं को जगह मिल सकती है। साथ ही महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। जिला अध्यक्षों की दौड़ में शामिल नेताओं के नामों का खाका पार्टी के पास तो तैयार है, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ प्रधानों को जमीन पर उतारने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दरअसल ये मानकर चला जाता है कि जब टीम नई होगी तो उसमें जोश और ऊर्जा का संचार भी नए तरीके से होगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर नई टीम तैयार करती है तो वो लोगों तक और बेहतर ढंग से पहुंच पाएगी। इसमें कुछ बड़े बदलाव होने की उम्मीद भी है। इधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और जेजेपी मिलकर उपचुनाव का ऐलान कर चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर दोनों दलों की बैठकें भी जारी है, लेकिन प्रत्याशी का नाम तो दूर, अभी यह भी नहीं पता है कि उम्मीदवार होगा तो किस दल का होगा। जनता टीवी के साथ खास बातचीत में अजय चौटाला ने दूसरे दलों पर हमला बोला, तो वहीं इंटरव्यू में कई बड़ी जानकारी भी उन्होंने दी। बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारी पर कौन भारी? जेजेपी प्लस बीजेपी। बैठकें जारी, फिर भी साफ नहीं उम्मीदवारी। कैंडिडेट और सिंबल दोनों एक ही पार्टी का होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। जी। बीजेपी जेजेपी में उम्मीदवारी पर फंसा पेच। आप चुनाव घोषित करवाएं, हम तुरंत प्रत्याशी घोषित कर देंगे। दंगल में किस पार्टी का होगा पहलवान? आप जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं बड़ौदा में, तो लगता तो नहीं है कि पैर पीछे इतना आसानी से खींचेंगे आप मतलब जेजेपी। बड़ौदा उपचुनाव के दंगल का तापमान मानो गर्मी से भी ज्यादा हो। ऐसा लगता है कि उपचुनाव के आगे बड़ौदा में गर्मी का तापमान फीका पड़ गया। चाहे दलों की बात हो या लोगों की, हुक्के की गुड़गुड़ाहट और चाय की चुस्कियों के साथ जगह जगह पर टोलियां दिखती हैं, तो चर्चा सिर्फ उपचुनाव की ही होती रहती है। और जब लोगों में चर्चा चुनाव की हो तो सोचिए राजनीतिक दलों की धड़कनें कितनी बढ़ी होंगी। बड़ौदा के दंगल में जनता टीवी ने जब जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला से बात की तो बारी बारी तमाम वो सवाल हुए जो आजकल बड़ौदा की गलियों में चर्चित हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी जेजेपी की उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के सिंबल पर जेजेपी के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, और सबसे आगे जेजेपी के केसी बांगड़ का नाम चल रहा है। सियासी गलियारों में सबसे पहले ज्यादा चर्चित सवाल यही है कि बीजेपी जेजेपी में से उम्मीदवार किसका होगा। तो जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने अजय चौटाला से यही सवाल किया। उसके जवाब में अजय चौटाला ने साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक बड़ी जानकारी जरूर दे दी। वो ये कि अभी तक चर्चाएं हो रही थी कि सिंबल और उम्मीदवार अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता टीवी से खास बातचीत में अजय चौटाला ने ये ऐलान किया। कैंडिडेट एक पार्टी का हो, सिंबल दूसरी पार्टी का हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब
कैंडिडेट और सिंबल दोनों एक ही पार्टी का दोनों एक ही होगा, पार्टी। चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। जी जी। अजय चौटाला की माने तो बीजेपी और जेजेपी की बैठकें होती रहती हैं। बड़ौदा उपचुनाव की चर्चाएं भी चलती हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार किस दल का होगा। प्रत्याशी का नाम तो दूर की बात है, कहीं न कहीं पेच तो जरूर होगा शायद। इसलिए अजय चौटाला ने भी इतना ही कहा कि तारीख का ऐलान होते ही प्रत्याशी भी बता दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले कैंडिडेट की जानकारी वो जनता टीवी को ही देंगे। कोई मीटिंग आप लोगों की आपस में हुई है, बीजेपी जेजेपी, होती रहती है मीटिंग, तो इस बड़ौदा को लेकर के? इसको लेकर के भी चर्चाएं होती है। अच्छा, तो क्या आउटफॉल कुछ मैंने shape बताया ले ना कि रहा आप है? चुनाव घोषित करवाएं, हम तुरंत प्रत्याशी घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, जनता टीवी ने जब उनसे अभय चौटाला के मसले पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर अभय चौटाला एलनाबाद से रिजाइन करके बड़ौदा से उपचुनाव लड़ेंगे तो वो भी अपने बेटे दिग्विजय चौटाला को बड़ौदा के दंगल में उतार देंगे। हालांकि उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि इनेलो बड़ौदा की लड़ाई में है ही नहीं। अभय जी कह रहे थे कि यहाँ से दिग्विजय को उतार के टेस्ट कर लेना चाहिए। अभय सिंह अगर एलनाबाद से रिजाइन करके यहाँ आए तो वो भी कर लेंगे। मतलब आप उनको कहीं पर इस बड़ौदा में मैं लड़ाई में कहीं- कहीं मानते नहीं है? मैं कहीं सीरियस नहीं मानता हूँ। खैर, अब और देखिए, क्योंकि अक्सर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के बयान न सिर्फ अलग थलग दिखते हैं बल्कि आमने सामने भी होते हैं। इसको लेकर भी अजय चौटाला से सवाल किया गया, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला के बेटे हैं। इसके जवाब में अजय चौटाला ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई मतभेद नहीं है। सरकार में कई बार कुछ कुछ सुनने को मिल जाता है, अनिल विज साहब का स्टेटमेंट कुछ और, दुष्यंत जी का स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं इसको? ये तो 2 दिन पहले अनिल जी ने खुद क्लियर किया है उस चीज को कि हमारे कोई इस तरह के मतभेद नहीं है। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में हालात कभी एक जैसे नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो ये बहुत ही एक अहम स्टेटमेंट अजय चौटाला की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी भी एक होगी और सिंबल भी एक होगा। यानी कि जो कयास तमाम मीडिया जगत में लगाए जा रहे थे, उन कयासों को एक विराम यहां पर देने का काम अजय चौटाला ने किया। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ौदा उपचुनाव के कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच है। साथ ही उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पर भी कटाक्ष किया। इस खास रिपोर्ट को देखिए। उपचुनाव प्रदेश की एक सीट पर है, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता, विधायक, मंत्री और सांसद बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये महज उपचुनाव नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। चाहे वो बीजेपी जेजेपी हो, कांग्रेस हो या इनेलो हो। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव की बागडोर संभाल रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, जनता और सरकार के बीच में है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उपचुनाव में बड़ौदा की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। ये सरकार और जनता की लड़ाई है और यहाँ से जो नतीजा आएगा, ये चुनाव बनता जा रहा है बड़ौदा के अंदर, और निश्चित तौर से ये नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। और जब नतीजा आएगा, हरियाणा की राजनीति को नई दिशा बड़ौदा से मिलने जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे दीपेंद्र हुड्डा ने सभी दलों को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इनेलो दूसरों पर सवाल करने से पहले खुद मंथन करे कि प्रदेश में आज उनकी पार्टी से सिर्फ एक ही विधायक क्यों रह गए हैं। दरअसल अभय चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया था। ए टीम है कि बी टीम है, ये तो वो फैसला करें कि वो दोनों इनेलो की जो दोनों पार्टियां थी, वो दोनों जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने सपोर्ट दी। दिल्ली में जब सरकार बनी 2014 में बीजेपी को सपोर्ट देने का काम किया।
राष्ट्रपति के चुनाव आए, हमने पहले ही कहा था, पार्लियामेंट में जो अब उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति में बीजेपी की वोट डाली, तो विधानसभा में इन्होंने भी बीजेपी की वोट डाली, ये वहाँ पे लीडर थे। तो उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। उनकी पार्टी आज इतनी एक सदस्य की पार्टी है, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो लुप्त हुआ है, क्या कारण रहे हैं वो उन पर आत्ममंथन करें। खैर, वार पलटवार का दौर तो हर चुनाव या उपचुनाव में आप देखते ही होंगे, लेकिन होता वही है जो जनता करती है, क्योंकि लोकतंत्र के पावन पर्व में जनता अपना अहम रोल निभाती है। ये तो मानते ही हैं कि असली राजनेता वही होता है जो समय की नजाकत को समझते हुए समय पर कोई बड़ा फैसला लेकर प्रतिद्वंदी को चिंता में डाल दे, लेकिन उसके साथ साथ भी जनता के मन में झांकना और उसको भांपना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए राजनीतिक दलों को जनता के दिल में जगह जरूर बनानी होगी। क्योंकि इतना तो आप भी देखते आए होंगे कि जो जनता से दूर हुए हैं वो चुनाव में जरूर चकनाचूर हुए हैं। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह हमार की रिपोर्ट। एक तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर की जा रही है। लगातार वहां पर राजनेताओं का पहुंचना जारी है। लगातार पार्टियों की रणनीति को अमली जामा और जमीन पर उतारने की तैयारियां जारी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चुनौती तमाम राजनीतिक दलों का इंतजार कर रही है और वो चुनौती शुरू होगी 26 अगस्त से। जी हाँ, 26 अगस्त से विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। फैसले लिए गए हैं। इस सत्र में कोविड-19 से बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर ने खुद जनता टीवी से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। 26 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र में कोरोना से बचाव का स्पेशल प्लान, सिटिंग प्लान को लेकर अधिकारियों से बैठक। विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में कोरोना से बचाव का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक विशेष परिस्थितियों के बीच सत्र बुलाया जा रहा है। कोरोना काल में हो रहे सत्र में WHO और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के साथ साथ सभी सावधानी बरती जाएगी। सर, ये तय हुआ है कि 26 तारीख से सेशन की शुरुआत होगी। क्या तैयारी है आपकी और किस किस तरीके से आज जो है वो आप इस बार के सेशन में एहतियात बरतने वाले हैं? आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। आज इस कोरोना काल के अंदर हम ये जो अपना मानसून सत्र करने जा रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं या MHA की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए, सभी प्रिकॉशंस लेकर के, सभी सावधानियां बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फुट की दूरी बनी रहे, हर जो विधायक है या हर कर्मचारी है वो मास्क का इस्तेमाल करे। सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। विधायकों की कोरोना जांच संबंधित जिले में होगी। 3 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी। किसी सहयोगी को साथ नहीं ला सकेंगे विधायक, सिर्फ निजी सचिव को साथ ला सकते हैं मंत्री। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। अधिकारी और कर्मचारी का भी होगा टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट वाले पुलिस कर्मियों की ही एंट्री। मीडिया कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट के साथ प्रवेश। 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में कोरोना से बचाव का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, इसलिए इस बार दर्शक दीर्घा नहीं होगी। स्पीकर गैलरी में भी कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा में सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी। विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, अपने निजी स्टाफ को भी कम से कम अंदर लेकर आएं, ताकि जो आपने एहतियात बरतने का फैसला किया है उसके ऊपर आपने जो एक सुरक्षा चक्कर बनाया वो टूटे ना। हाँ बिल्कुल, हमने सभी विधायकों को लिख करके, पत्र लिख करके निवेदन किया है कि वो अपने साथ किसी भी सहयोगी को ना लेकर के आए, विशेष तौर पर विधानसभा परिसर के अंदर। इस बार दर्शक दीर्घा नहीं रहेगी। स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं रहेगा। विधानसभा में चाइनीज सामान नहीं खरीदा जाएगा। सदन में सिर्फ स्वदेशी सामान की ही खरीद होगी। प्रशासनिक अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। विधानसभा में सभी दस्तावेज सैनिटाइज होंगे। मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की जाएगी। विधायकों और अधिकारियों को एक एक किट मिलेगी। सभी सदस्यों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध।
अगले 2 दिनों में 3 बैठकें मॉनसून सत्र को लेकर की जाएंगी। बैठक में सुरक्षा और पार्किंग पर चर्चा की जाएगी। एक बैठक जनसंपर्क विभाग के साथ रहेगी। हर गेट पर सैनिटाइजेशन और शू रैप डिस्पेंसर की सुविधा होगी। हरियाणा एमएलए हॉस्टल 3 दिन पहले सैनिटाइज होगा। विधायकों की एंट्री से लेकर किसी भी दस्तावेज तक जो कुछ भी विधानसभा में लेकर जाएंगे वो सब कुछ सैनिटाइज होगा। अब जरा सिटिंग प्लान की तस्वीरें देखिए। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो सिटिंग प्लान बदला बदला भी नजर आएगा। एक तस्वीर मैं यहाँ से हरियाणा विधानसभा के परिसर के अंदर जो हॉल है, सदन है, वहाँ की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जो डेस्क बनाए गए हैं उन किस तरह से विधायक जो हैं वो सोशल डिस्टेंस के चलते कैसे जो है वो बैठ पाएंगे। ये जो सिटिंग है, ये सिटिंग सत्ता पक्ष का रहता है। सत्ता पक्ष जो है वो इन सीटिंग के ऊपर बैठता है और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो इस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ। यानी ये उप मुख्यमंत्री की सीट है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठते हैं। सत्ता पक्ष यहाँ इस तरफ नजर आता है। ये विधानसभा के जो अध्यक्ष बैठते हैं उनकी दाईं तरफ है जहां पर सत्ता पक्ष जो है वो मौजूद रहता है। गठबंधन की सरकार है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पर बैठते हैं। अब हम दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक बैठते हैं इस तरफ और जो स्पीकर साहब के जो बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहां पर विपक्ष बैठता है। विपक्ष की जो सीट है वो ये रहती है। यहाँ पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बैठते हैं। मैं इस सीट पर बैठा हूँ जिस सीट पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो बैठते हैं। नेता प्रतिपक्ष इस जगह से सत्ता पक्ष से जवाब करते हैं। स्पीकर के माध्यम से जो है वो पूरी बातचीत रहती है। ये स्पेशल डेस्क बनाए गए हैं। काफ़ी जो है वो मशक्कत इनके लिए करनी पड़ी है चूंकि अलग से सारा इंतजाम किया गया है। एक ये विधानसभा के अध्यक्ष की गैलरी मानी जाती है, स्पीकर गैलरी इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर विधायक बैठेंगे चूंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं इस डेस्क को बनाने के लिए और पूरी एक अलग से जो है वो इस जगह को निकाला गया है जहाँ पर विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया जा सके। हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है वो लगातार पिछले करीब 1.5 महीने से इसी तैयारी में लगा हुआ था कि जब मानसून सत्र आएगा तो उनको किस तरह से जो है वो विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाना है। तो ये एक एक डेस्क तैयार करना, एक एक सीट का अरेंजमेंट करना, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। और इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो दर्शक दीर्घा जिसे कहा जाता है। दर्शक दीर्घा जो है वो इस तरफ रहती है, यानी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने के साथ का जो बैक साइड का एरिया है ये जो है वो दर्शक दीर्घा का था, लेकिन इस दर्शक दीर्घा को भी अब विधानसभा के विधायक जो है सदस्य जो है उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। और ये जो सीट है ये अब दर्शक दीर्घा की जो सीटें थी उनको विधायकों के लिए बैठने के इंतजाम के तौर पर डेस्क जो रखे गए हैं आगे और साथ ही पूरी तैयारी जो है वो की गई है। ये इंतजाम जो है वो किए गए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा विधानसभा सचिवालय के तमाम अधिकारियों ने मिलकर पिछले काफी दिन से लगातार एक कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो ये इंतजाम किए हैं। विधानसभा के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार काम करते रहे और अब ये जाकर मानसून सत्र जो 26 अगस्त से शुरू होना है उसकी मुकम्मल तैयारी की तस्वीर जनता टीवी पर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। चलिए इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।